सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोगों के लिए मैं रेलवे एनटीपीसी 2025 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आई हूँ गाइज, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये आपका रिवीजन सेट है गाइज, यानी कि आज का जो आपका रिवीजन सेट है ये आपका सेट 9 है। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि आपके टोटल प्रीवियस ईयर सेट के अकॉर्डिंग आपका ये प्रश्न बना हुआ है। तो कोशिश करिएगा, आप मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपसे कितना ज़्यादा क्वेश्चन करेक्ट हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रेलवे एनटीपीसी एग्जाम की, अगर हम बात करें तो आपको बहुत कम टाइम बच गया है। तो यहाँ पे हम इसकी एग्जाम डेट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको इसका एग्जाम देखने को मिल सकता है 2 से 3 जून तक जो है ये आपको जो है देखने को मिलेगा। ये ठीक है, 2 या फिर 3 जून को जो है रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है। तो बहुत कम टाइम बच गया है गाइस आप सभी के लिए। तो कोशिश करिए जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रिपरेशन करिए, और जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन है उसको नोट करिए एंड उसका रिविजन करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि थांका चित्रकला में सूत या फिर रेशम से बने कपड़ों पर किस भगवान के चित्र बने होते हैं, ये आपको बताना है। तो ये जो है ये थांका चित्रकला कहलाता है। ठीक है, जिसमें जो है ये रेशम या फिर जो है सूती के कपड़े से जो है ये चित्र बने होते हैं, लेकिन आपको बताना है कि कौन से भगवान के। तो आपके ऑप्शन है विष्णु के, ऑप्शन बी बुध के, ऑप्शन सी महावीर के, या ऑप्शन डी शिव के। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुध का जो चित्र बना होता है गाइस, याद रखिएगा, सूती या फिर रेशम के कपड़ों पर जो बुध का चित्र बना होता है उसे थांका चित्रकला कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो पिक्चर में आप देख रहे हैं ये है आपका थांका चित्रकला। ठीक है, ये जो है आप पिक्चर में देख रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था। यानी कि जो है ये गुप्त साम्राज्य का राजा था और आपको बताना है कि इनमें से कौन है जो कि एक अच्छा वीणा वादक था। तो आपके ऑप्शन है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम, या ऑप्शन डी कुमारगुप्त प्रथम। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ये जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त जो थे ये अच्छे वीणा वादक थे जो कि गुप्त साम्राज्य के थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो प्रश्न बनता है वो बनता है शासन काल से। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो शासन काल था ये जो है इनका शासन काल आपको ध्यान रखना है। तो शासन काल की अगर हम बात करें समुद्रगुप्त की, तो इनका शासन काल था 335 से 375 ईसा पूर्व, जो कि आपको याद रखना है क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछा जाता है और कभी कभी जो है ये मिलान करने के लिए दिया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इनका शासनकाल था 335 से लेकर 375। ठीक है, आपको ध्यान रखना है 335 से लेकर 375 ईसा पूर्व जो है इनका शासनकाल था। और ये एक वीणा वादक थे, ये आपको ध्यान रखना है। और ये गुप्त साम्राज्य के थे। उसके बाद जो है दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो याद रखना है कि इन्हें जो है गाइस याद रखिएगा, भारत का नेपोलियन जो है ये किसे कहा जाता था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत का नेपोलियन जो है ये समुद्रगुप्त को कहा जाता था। ये आपको ध्यान रखना है, भारत का नेपोलियन कहा जाता था इनको। ठीक है, तो यहाँ से इतना पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहा जाता था, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कहा जाता था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाली किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन्य जीवों के लिए मुख्य खतरा बनी हुई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको दोबारा समझा रही हूँ क्वेश्चन कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर जो राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है वो वन्य जीवों के लिए खतरा बना हुआ है। तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है वो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है NH45, ऑप्शन बी NH30, ऑप्शन सी NH50, या ऑप्शन डी NH37। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। NH37 जो काजीरंगा राष्ट्रीय राजमार्ग से होकर गुजरता है ये वन्य जीवों के लिए खतरा है। वहीं अगर हम बात करते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 2-3 पॉइंट लिखाऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि ये आपके जो है ये कौन से राज्य में स्थित है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये असम में स्थित है। और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है गाइस। तो याद रखिएगा ये एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये आपको ध्यान रखना है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो ये पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा एक सींग वाला जो गेंडा होता है, एक सींग वाले जो गेंडे होते हैं आपको ध्यान रखना है, एक सींग वाले गेंडे उसके लिए ये प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान रखना है, एक सींग वाले गेंडे के लिए जो है ये आपको ध्यान रखना है ये प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
यहाँ पे जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए जो है ये प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। और याद रखिएगा इससे जो है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग होके गुजरता है, NH-37, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इनमें से किस उपन्यास का हिस्सा है। तो आपको बताना है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, ये आपको बताना है। जो राष्ट्रीय गीत आपका कौन सा है, वंदे मातरम, ये कौन से उपन्यास का हिस्सा है। तो आपके ऑप्शन है दुर्गेश नंदिनी, ऑप्शन बी आनंद मठ, ऑप्शन सी देवी चौधरानी, या ऑप्शन डी कपाल कुंडला। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आनंद मठ का जो है ये उपन्यास है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर पूछा जाए कि ये उपन्यास जो है लिखा कब गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम इसकी बात करें तो याद रखिएगा ये उपन्यास जो है 1882 में प्रकाशित हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये प्रकाशित कब हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है 1882 में ये उपन्यास जो है वंदे मातरम प्रकाशित हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है कि ये जो है इसे अपनाया कब गया था राष्ट्रीय गीत के रूप में, ठीक है। तो अपनाया गया था, इसे कब अपनाया गया, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि इसे जो है अपनाया कब गया था गाइज, ये आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय गीत के रूप में, ठीक है। अपनाया गया राष्ट्रीय गीत के रूप में कब है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये अलग तारीख है और यही एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अपनाया गया राष्ट्रीय गीत के रूप में, तो ये आप डेट याद रखिएगा। तो ये डेट आपको याद रखना है, कौन सा डेट है, तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया राष्ट्रीय गीत के रूप में, जो कि कब अपनाया गया, तो याद रखिएगा 24 जनवरी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे अपनाया गया, ठीक है। यहाँ पे जो है मैं पूरा लिखा दी हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। और अगर यहाँ पे आप लोगों को दिक्कत है तो इसे नोट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न रहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि भारत में एथलेटिक्स में अपना पहला विश्व चैंपियन पदक कब जीता था, ठीक है। तो पहला विश्व चैंपियन पदक जो है एथलेटिक्स में कब जीता था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2003 में, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा यह जो पदक जीता था 2003 में, ये आपको ध्यान रखना है, कांस्य पदक जीता था। तो ये आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा 2003 में जो पदक जीता गया था वो कौन सा पदक था गाइस, तो याद रखिएगा ये कांस्य पदक था। और याद रखिएगा ये पदक को जो है ये किसने जीता था, तो ये नाम भी आपको याद रखना है, कांस्य पदक जीता था। और याद रखिएगा इन किसने जीता था गाइस, तो याद रखिएगा अंजू बेबी जॉर्ज, ठीक है, याद रखिएगा किसने जीता था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है अंजू अंजू बेबी जॉर्ज ने जो है ये जो है कांस्य पदक जीता था, ये आपको ध्यान रखना है। और कब जीता था, 2003 में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अंजू बेबी जॉर्ज ने। और कांस्य पदक जो जीता था ये किसमें जीता था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये जो जीती थी लॉन्ग जंप में, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये किसमें था गाइस, तो याद रखिएगा लॉन्ग जंप में जो है इन्हें कांस्य पदक मिला था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब वहीं अगर हम बात करें गाइस, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, दूसरा बार जो है इन्होंने पदक जीता था 2023 में, जो है भारत ने पदक जीता था 2023 में, जो है आपको ध्यान रखना है 2023 में भारत ने जो है दूसरा पदक जीता था, ये आपको ध्यान रखना है। 2023 में भारत ने दूसरा पदक जीता था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें गाइस कि भारत ने दूसरा पदक 2023 में कौन सा जीता था, ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत ने दूसरा पदक जीता 2023 में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें जो है इन्होंने कौन सा पदक जीता था, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है इन्होंने कौन सा पदक जीता था, स्वर्ण पदक जीता था, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर हम बात करें दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें जो है ये जो स्वर्ण पदक जो है ये किसने जीता था गाइस, तो याद रखिएगा नीरज नीरज चोपड़ा ने, जो आप सभी ने इनका देखा ही होगा, बहुत सारे लोग इनको जानते होंगे। तो किसने जीता था गाइस, तो याद रखिएगा नीरज चोपड़ा ने। एंड याद रखिएगा इन्होंने जो है किसमें स्वर्ण पदक जीता था, तो याद रखिएगा भाला फेंक में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है किसमें जीता था। तो जो भाला फेंक होता है गाइस, याद रखिएगा भाला फेंक में जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, ये आपको ध्यान रखना है। भाला फेंक में जो है स्वर्ण पदक जीता था, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा ये हो रहा है, तो यहाँ पे मैं सही से लिख देती हूँ। यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है, भाला फेंक में जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित अपना भोजन कहलाता है। तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो यकृत में जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित भोजन होता है वो अपचा भोजन जो है ये क्या कहलाता है? तो आपके ऑप्शन ए पल्प कहलाता है, या ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, या ऑप्शन सी ग्लाइकोजन, या ऑप्शन डी ग्लूकोज। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि त्रिशूर पूरम डैश में मनाए जाने वाले प्रसिद्ध मंदिर उत्सवों में एक है। तो आपके ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, या ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, या ऑप्शन सी केरल। तो त्रिशूर पूरम जो मनाया जाता है ये जो है आपको बताना है कि ये मंदिरों में मनाया जाने वाला है। तो ये कौन से राज्य का है? तो केरल का है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो है प्रसिद्ध मंदिर में मनाया जाता है तो इस मंदिर का नाम क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस मंदिर का नाम जो है ये आपको ध्यान रखना है, वडक्कुनाथन मंदिर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इस मंदिर का जो नाम है ये क्या है गाइस? तो याद रखिएगा, इस मंदिर का जो नाम है वो है आपका वडक्कुनाथन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इस मंदिर का नाम क्या था गाइस? तो याद रखिएगा, वडक्कुनाथन मंदिर जो है इसका नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। और याद रखिएगा ये जो है केरल का जो है, ध्यान रखिएगा त्रिशूर पूरम जो है ये केरल का जो है सबसे बड़ा मंदिर उत्सव है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो याद रखिएगा कि केरल का सबसे बड़ा जो है, केरल का सबसे बड़ा मंदिर उत्सव कौन सा है? तो केरल का सबसे बड़ा मंदिर उत्सव जो है ये आपको ध्यान रखना है, केरल का सबसे बड़ा मंदिर उत्सव जो है ये है त्रिशूरपुरम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, केरल का सबसे बड़ा मंदिर उत्सव है त्रिशूरपुरम, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि कौन से मंदिर में? वडक्कुनाथन मंदिर में लगता है ये महोत्सव, ये आपको ध्यान रखना है। तो केरल का सबसे बड़ा मंदिर उत्सव है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से सेंधा नमक का खनिज नाम क्या है? तो सेंधा नमक का खनिज नाम क्या है? तो आपके ऑप्शन ए साइड्राइट, ऑप्शन बी लिमोनाइट, ऑप्शन सी हैलाइट, या ऑप्शन डी हेमाटाइट। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हेलालाइट जो है गाइस याद रखिएगा, हैलाइट जो है ये जो है सेंधा नमक यानी कि रॉक साल्ट का खनिज यानी मिनरल्स नेम है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि खुल्लम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो आपके ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश का, ऑप्शन बी बिहार का, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश का, या ऑप्शन डी मिजोरम का। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिजोरम का है। खुल्लम लोक नृत्य जो है ये किस राज्य का नृत्य है? तो मिजोरम का है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम मिजोरम की अगर हम बात करें, मिजोरम का जो है और कौन कौन सा नृत्य जो है मिजोरम का है, तो सबसे इम्पोर्टेंट याद रखिएगा चिराव। चिराव जो है ये किस राज्य का है? तो ये आपको ध्यान रखना है, चिराव जो है ये मिजोरम का, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें, एक खुल्लम हो गया, दूसरा अगर हम बात करें तो कौन सा हो गया गाइस? तो याद रखिएगा चेहिलाम। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है ये कौन सा है? तो याद रखिएगा दूसरा जो हो गया लोक नृत्य ये है आपका चेहिलाम। और तीसरा अगर हम बात करें कौन सा है गाइस? तो याद रखिएगा सोलकिया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो है ये कौन सा लोक नृत्य है गाइस? तो याद रखिएगा तीसरा जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये है आपका सोल्व किया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से गुजरात में प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का नाम क्या है? तो गुजरात में प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का नाम क्या है? तो आपके ऑप्शन ए महाबलेश्वर, ऑप्शन बी अंकलेश्वर, ऑप्शन सी अमरेश्वर, या ऑप्शन डी जलेश्वर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंकलेश्वर। ठीक है, तो ऑप्शन जो है हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अगर हम लगभग अगर हम बात करें तो अंकलेश्वर में जो है कितना टन जो है पेट्रोलियम उत्पादन होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ अगर हम बात करते हैं तो लगभग अगर हम बात करें गाइस तो याद रखिएगा 30 लाख टन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है 30 लाख टन जो है ये पेट्रोलियम उत्पादन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कितना उत्पादन होता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है 30 लाख टन जो है ये आपको ध्यान रखना है पेट्रोलियम उत्पादन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 30 लाख टन जो है पेट्रोलियम उत्पादन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये कहाँ होता है? तो ये जो है गुजरात के अंकलेश्वर में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने? तो आपके ऑप्शन है 1892 में, ऑप्शन बी 1992 में, ऑप्शन सी 1791 में, या ऑप्शन डी 1890 में।
तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दादा भाई नौरोजी जो है 1892 में जो है यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर हम बात करें तो जो दादा भाई नौरोजी थे ये कौन से पार्टी के थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है लिबरल पार्टी से थे, ये आपको ध्यान रखना है। कौन से पार्टी से थे गाइस, तो याद रखिएगा लिबरल पार्टी से थे, ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध पुस्तक है जो कि मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। मैं सिर्फ रेलवे एनटीपीसी की बात नहीं करूंगी, कोई भी एग्जाम में जो है बहुत बार पूछा गया है। तो इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक जो है ये कौन सी है गाइस, तो याद रखिएगा इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसे आप याद रखिएगा क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कौन सा है गाइस, तो याद रखिएगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसका जो नाम क्या है गाइस, याद रखिएगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है, ये आपको ध्यान रखना है, पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। तो थोड़ा लंबा नाम है, इसे आप याद रखिएगा शॉर्टकट करके, मतलब थोड़ा थोड़ा करके इसे याद रखिएगा। जो है थोड़ा लंबा नाम है तो इसे आप याद रखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। इनका जो है सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है, ये आपको बताना है। तो जीवाणुओं के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो आपके ऑप्शन ए रेबीज, ऑप्शन बी एंथ्रेक्स, ऑप्शन सी एड्स या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंथ्रेक्स जो है ये जीवाणु के कारण होता है। वहीं अगर हम बात करें जो जीवाणु के कारण जो बीमारी होती है वो कौन कौन सी बीमारी होती है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें निमोनिया, निमोनिया जो है ये किसकी वजह से होता है गाइस, याद रखिएगा जीवाणु जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, निमोनिया हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका जो है टाइफाइड जो है ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है, टाइफाइड जो है ये भी आपका जो है किसकी वजह से होता है, जीवाणु की वजह से होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें हैजा हो गया, ये भी आपके जीवाणु के कारण होते हैं ये रोग, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें पेचिस, पेचिस भी आपका जो है पेचिस भी आपका जीवाणु के कारण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें पेचिस हो गया, इसके बाद अगर हम बात करें आपको याद रखना है डिप्थीरिया, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डिप्थीरिया रोग जो है गाइस देखिएगा ये भी जो है डिप्थीरिया जो है ये भी जीवाणु के कारण होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि उस एंजाइम का नाम बताएं जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड के रूप में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है लैक्टेज, ऑप्शन बी पेप्सिन, ऑप्शन सी इवर्टेज या ऑप्शन डी जाइमेज। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा पेप्सिन, ठीक है। वहीं अगर हम पेप्सिन के बारे में बात करें तो पेप्सिन का काम क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पेप्सिन का काम क्या होता है, जो प्रोटीन आपका होता है ये आपको ध्यान रखना है। पेप्टिन का जो काम क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है। प्रोटीन के जो है छोटे पेप्टाइड में जो है इसको जो है रूपांतरित करता है। तो ये जो है ये क्या करता है, प्रोटीन को जो है ये क्या करता है गाइस, तो याद देखिएगा प्रोटीन को जो है ये छोटे छोटे पेप्टाइड में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। छोटे पेप्टाइड में जो है ये आपको ध्यान रखना है, छोटे पेप्टाइड में जो है इसे जो है बदल देता है, ये आपको यानी कि रूपांतरित कर देता है, ठीक है। पेप्टाइड में जो है आपको ध्यान रखना है, छोटे पेप्टाइड में जो है इसका रूपांतरित करता है पेप्सिन, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न पेप्सिन से ये पूछता है, रूपांतरित करता है। दूसरा प्रश्न जो है आपको पेप्टिन से क्या पूछता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पेप्सिन जो है ये आपको ध्यान रखना है ये जो है ये कहाँ पाया जाता है गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है पेप्सिन जो है ये आपको ध्यान रखना है ये आपके जो है पेट में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपके कहाँ पाया जाता है गाइस, तो याद रखिएगा पेप्सिन जो है ये आपको ध्यान रखना है ये जो है कहाँ पाया जाता है, पेट में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है पेट में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से जो भी आपका प्रश्न बन रहा था ये मैं लिखा दी, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि तात्या तोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने डैश के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। तो 1957 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, या ऑप्शन बी 1847 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे, या ऑप्शन डी 1857 या ऑप्शन डी 1887। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 1857 आपने सुना होगा, मंगल पांडे हो गए, रानी लक्ष्मीबाई, वीर कुंवर सिंह, ये आपको पता होगा 1857 का विद्रोह है। तो ये आपको ध्यान रखना, इन्होंने ही तात्या तोपे ने भाग लिया था इसमें 1857 के विद्रोह में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि मोटर द्वारा प्रति इकाई समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी गति, या ऑप्शन बी त्वरण, या ऑप्शन डी ऊर्जा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन जो है ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। शक्ति कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करें कि शक्ति का अगर हम बात करते हैं, इसका फॉर्मूला जो है ये क्या होता है, तो ये भी पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वहीं अगर हम शक्ति का फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका सूत्र होता है कार्य बटा समय, इसका सूत्र होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो है सूत्र क्या होता है, कार्य बटा जो समय जो है इसका सूत्र होता है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है कि शक्ति की इकाई की अगर हम बात करें कि शक्ति की इकाई जो है ये क्या कहलाती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। शक्ति की इकाई जो है ये क्या कहलाती है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो शक्ति की इकाई जो कहलाती है वॉट कहलाती है, ये आपको ध्यान रखना है। शक्ति की इकाई क्या कहलाती है गाइस, तो याद देखिएगा वॉट कहलाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ज्वार, या ऑप्शन बी भाटा, या ऑप्शन सी बृहद ज्वार भाटा, या ऑप्शन डी लघु ज्वार भाटा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सूर्य और चंद्रमा के द्वारा जो है जो गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से जो पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने का कारण है वो क्या उत्पन्न करता है, यहाँ पे जो है उत्पन्न करने का यहाँ पे बात कर रहा है। तो याद रखिएगा जो है बृहद जोहार बाटा उत्पन्न करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुजरात में, या ऑप्शन बी राजस्थान में, या ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो लूनी नदी आपका कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है गुजरात के कक्ष में जो है ये विलुप्त हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, इसका गुजरात हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम जवाई बांध की बात करें गाइस तो याद रखिएगा इसका जो है अगर हम बात करते हैं कि निर्माण जो है ये आपको ध्यान रखना है। जवाई बांध जो है ये आपके गुजरात में है। और इसका अगर हम निर्माण की बात करें कि इस जवाई बांध का निर्माण जो है ये कब हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है। जवाई बांध का निर्माण जो है 1946 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। 1946 में जवाई बांध का निर्माण जो है हुआ था। और वहीं अगर हम बात करें कि जवाई बांध का जो है निर्माण जो है पूर्ण कब हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। जवाई बांध का निर्माण पूर्ण कब हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1957 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। 1957 में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा तारपीन के तेल का स्रोत है? तो आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए सूरजमुखी का पौधा, या ऑप्शन बी फर्न का पौधा, या ऑप्शन सी मॉस का पौधा, या ऑप्शन डी पाइनस का पौधा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पाइनस का पौधा जो है ये तारपीन के तेल का स्रोत है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए अभिकेंद्री बल द्वारा, या ऑप्शन बी अपकेंद्री बल द्वारा, या ऑप्शन सी घर्षण बल द्वारा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अपकेंद्री बल के द्वारा जो है दूध से क्रीम जो बनाया जाता है वो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? अपकेंद्री बल के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है कि अनार में खाया जाने वाला भाग है। तो अनार में खाया जाने वाला भाग जो है ये कौन सा है, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मांसल प्रशासन, या ऑप्शन बी भ्रूणपोष, या ऑप्शन सी बीज का रसदार ब्राचोल, या ऑप्शन डी मांसल बीजोल। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बीज का रसदार ब्राचोल जो है ये आपको ध्यान रखना है अनार में खाया जाने वाला भाग्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि आरबीआई का प्रतीक क्या है? तो आपको बताना है कि आरबीआई का प्रतीक क्या है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रक्षात्मक अवस्था में बैठा हुआ कुत्ता, या ऑप्शन बी पिरामिड और एक ईगल, या ऑप्शन सी अशोक स्तंभ, या ऑप्शन डी एक तार के पेड़ के सामने बंगाल टाइगर। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं गाइस, ये है आपका तार का पेड़ है और इसके नीचे जो है ये कौन सा है, सामने में इसके कौन सा है, बंगाल टाइगर है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आरबीआई का प्रतीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे कह रहा है कि जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन होता है तो उसे कौन सा श्वसन कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो वायवीय श्वसन कहा जाता है या अवायवीय कहा जाता है, या ऑप्शन सी संकुचित कहा जाता है, या ऑप्शन डी परिसंचारी कहा जाता है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन होता है तो उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। अवायवीय श्वसन कहते हैं। इस प्रक्रिया में होता क्या है ये भी आपको जानना है। तो इस प्रक्रिया में जो क्या होता है, शरीर जो है ऊर्जा उत्पन्न करता है और इसके लिए जो है ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बल्कि किसका उपयोग होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके बदले जो है ये ग्लूकोज का उपयोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बदले जो है किसका उपयोग होता है, ग्लूकोज का उपयोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी को तोड़ा जाता है और इसकी वजह से जो है श्वसन लिया जाता है, तो इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 23 के नाम से कि कुंडापुर एवं करवार कक्ष वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन ए केरल राज्य में, ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन सी तमिलनाडु राज्य में, या ऑप्शन डी त्रिपुरा राज्य में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कर्नाटक राज्य में। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 24 हमसे कह रहा है कि मेघालय की गारो जनजाति के बीच सबसे लोकप्रिय त्योहार कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है वांगला महोत्सव, ऑप्शन बी नुआखाई महोत्सव, ऑप्शन सी हॉर्नबिल महोत्सव, या ऑप्शन डी त्रिशूल पूरम महोत्सव। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वांगला महोत्सव जो है ये मेघालय के कौन सी जनजाति के द्वारा, गारो जनजाति के द्वारा मनाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। और इसी उत्सव को वांगला महोत्सव को ही कौन सा फेस्टिवल कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। 100 ड्रामों का त्योहार जो है ये किसे कहते हैं, इससे आपको ध्यान रखना है। 100 ड्रामों का त्योहार जो है ये किसे कहते हैं, वांगला महोत्सव को ही कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 100 ड्रामों का त्योहार कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें जो कि आपकी कौन सी है, नुआखाई। नुआखाई जो है ये आपके कौन से राज्य में मनाई जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नुआखाई जो है ये आपको ध्यान रखना है ओडिशा में मनाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। नुआखाई जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये ओडिशा का फेस्टिवल है, ये आपको ध्यान रखना है। हॉर्नबिल की अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है, हॉर्नबिल जो है ये आपके नागालैंड का फेस्टिवल है, ये आपको ध्यान रखना है। हॉर्नबिल जो है ये कौन से राज्य का फेस्टिवल है, नागालैंड का फेस्टिवल है, ये आपको ध्यान रखना है। और हॉर्नबिल को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर हम त्रिशूल पूरम महोत्सव की बात करें, जो कि अभी मैं जस्ट बताऊं कि ये केरल का है, और केरल का सबसे बड़ा मंदिर उत्सव कौन सा है, तो त्रिशूल पूरम महोत्सव, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन एंटेमोलॉजी, ऑप्शन बी फाइकोलॉजी, ऑप्शन सी पोमोलॉजी, ऑप्शन डी एंथोलॉजी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एंथोलॉजी में जो है ये किसका अध्ययन होता है, पुष्पों का अध्ययन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करें एंटेमोलॉजी में जो है ये किसका अध्ययन होता है, तो याद रखिएगा कीड़ों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कीड़ों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है, तो कीड़ों का अध्ययन जो है ये एंटेमोलॉजी कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और वही फाइकोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है। शैवालों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं तो गाइस याद रखिएगा शैवालों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है, तो शैवालों का अध्ययन जो है ये फाइकोलॉजी कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। शैवालों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, फाइकोलॉजी कहलाता है। और वहीं अगर हम पोमोलॉजी की बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है। फलों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। फलों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फलों का अध्ययन जो है ये पोमोलॉजी कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। फलों का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 26 हमसे कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह तमिल संगम की महानता से प्रेरित था। यह ऑप्शन बी हरियर एवं बुक्का ने राज्य स्थापना के उपलक्ष्य में कवियों का एक बड़ा संगम का आयोजन किया था। यह ऑप्शन सी विजयनगर तुंगभद्रा एवं कृष्णा के संगम पर स्थित था। यह ऑप्शन डी हरियर एवं बुक्का के पिता का नाम जो है वो संगम था, इस वजह से विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम था।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, हरियर और बुक्का का पिता का नाम संगम था, इसीलिए विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंशम नाम जो था वो कौन था, संगम राजवंश था, ये आपको ध्यान रखना है। और हरियर और बुक्का जो है ये दोनों भाई थे जिन्होंने 1336 में जो है, आपको ध्यान रखना है 1336 में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 1336 में जो है ये आपको ध्यान रखना है विजयनगर की स्थापना की थी, हरियर और बुक्का ने मिलकर की थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो विजयनगर की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 27 है, कह रहा है कि हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेदनात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है थैलेमस, या ऑप्शन बी प्रमस्तिष्क, या ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस, या ऑप्शन डी तानिका। संवेदनात्मक क्रियाओं जैसे कि आपको गर्मी का महसूस होना, ठंड का महसूस होना, आपका नींद आना, आपको नींद नहीं आना, ये सब जो महसूस होता है ये किसकी वजह से होता है, तो हाइपोथैलेमस की वजह से होता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूख लगना ये सब जो है ये किसकी वजह से होता है, हाइपोथैलेमस की वजह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि इबादत खाना क्यों बनवाया गया था। तो आपके ऑप्शन है धर्मों की चर्चा के लिए, ऑप्शन बी राज्य की चर्चा के लिए, या ऑप्शन सी लोगों से बातचीत करने के लिए, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, धर्मों की चर्चा के लिए। अगर हम बात करें इबादत खाना का निर्माण जो है ये किसने करवाया था, तो याद रखिएगा इसका निर्माण जो है अकबर ने करवाया था, ये आपको ध्यान रखना। और याद रखिएगा अकबर ने इसका निर्माण जो है ये कब करवाया था, तो अकबर ने करवाया था, और कब करवाया था, 1575 में इसका निर्माण करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कहाँ करवाया था, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, फतेहपुर सिकरी में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसका निर्माण जो है ये कहाँ करवाया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका निर्माण जो है फतेहपुर सिकरी में जो है इसका निर्माण करवाया था, इबादत खाना का, धर्मों की चर्चा के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से पेंटोथेनिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो आपके ऑप्शन है विटामिन बी 7 का, या ऑप्शन बी विटामिन बी 6 का, या ऑप्शन सी विटामिन बी 5 का, या ऑप्शन डी विटामिन बी 9 का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। तो वहीं अगर हम विटामिन बी 7 की अगर हम बात करें तो इसका जो रासायनिक नेम है ये क्या है गाइस, तो याद रखिएगा इसका जो रासायनिक नेम है ये है बायोटिन, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसका रासायनिक नेम क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका रासायनिक नाम बायोटिन है। वहीं अगर बी 6 की बात करें तो याद रखिएगा बी 6 का क्या है गाइस, तो याद रखिएगा पैराडॉक्सिन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो है ये क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका जो है आपको ध्यान रखना है पैराडॉक्सिन, जो है आपको ध्यान रखना है, ये जो है इसका नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करें गाइस तो आपको ध्यान रखना है ये हो गया पैराडॉक्सिन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका कौन सा है, विटामिन बी 5। विटामिन बी 5 का जो है पेंटोथेनिक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम विटामिन बी 9 की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा फॉलिक अम्ल, ठीक है, आपको ध्यान रखना है फॉलिक अम्ल जो है ये किसका नाम है गाइस, तो याद रखिएगा फॉलिक अम्ल जो है ये आपको ध्यान रखना है, फॉलिक अम्ल जो है ये विटामिन बी 9 का है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी को, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी को, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक को, या ऑप्शन डी लाला लाजपत राय को। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस आपका जो रेलवे एनटीपीसी का जो हमारा रिवीजन सेट चल रहा है, ये हमारा रिवीजन सेट बिल्कुल आपके प्रीवियस ईयर सेट के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो ये हमारा आज का सेट जो सेट 9 था ये यहीं कंप्लीट होता है। यहाँ से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल या थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव रहा तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, धन्यवाद।